Hello friends, in this series we will start Indian polity Lakshmikant end to end. हेलो फ्रेंड्स, एक आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हम लोग समझेंगे इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के इसके प्रीवियस सीरीज़ को आप लोग देख के आना, उसमें मैंने सारी एनसीईआरटी में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ताकि आप लोग को ये जो डिटेल में पॉलिटी सीरीज़ बन रही है, ठीक है, बेस्ड ऑन लक्ष्मीकांत इन अ ईजी सिंपलेस्ट फॉर्मेट, ठीक है, वो चीज़ आप लोग को इसमें इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी लंबी चलेगी, इसकी कई सीरीज़ आएंगी, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, और एक एक दिन में मैं कुछ ना कुछ टॉपिक इसमें बताती जाऊँगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको इससे पहले, अगर आप न्यू हो तो आप प्लीज़ इससे पहले आप एनसीईआरटी के जो सीरीज़ है उसको देख के आना, आपको इसलिए और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग ये समझते हैं कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आते हैं। ठीक है, एक हम लोग का चैप्टर है लक्ष्मीकांत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, और आज तो हम लोग ये समझेंगे कि आज थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई इंडिया में, क्या था उनका रोल, ट्रेडर्स की तरह आई, फिर वो रूलर्स बने, तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद वो कैसे कैसे एक्ट्स ले आती है, 1773 के एक्ट्स और जितने भी एक्ट्स आते हैं 1813 के एक्ट्स, ठीक है, उस तरीके के एक्ट्स को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स क्या होते हैं? ब्रिटिशर्स 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, बेसिकली वो मर्चेंट्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपनी क्वीन से, क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट से क्या लेते हैं, वो रॉयल चार्टर रिसीव करते हैं। रॉयल चार्टर का बेसिक मतलब क्या होता है कि वो परमिशन ले रहे हैं अपनी रानी से, अपनी क्वीन से परमिशन ले रहे हैं ताकि वो एक्सक्लूसिव मोनोपोली, मतलब कि उनके अलावा कोई भी, ब्रिटेन से कोई भी अदर कंपनी वहाँ पे इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती है, या एशिया वाले रीजन में। ठीक है, उनको ट्रेड के राइट्स थे, वो वॉर लड़ सकते थे और वो संधि, ट्रीटीज़ साइन कर सकते थे, ठीक है, इंडिया के रूलर्स के साथ। ठीक है, ये क्या दिखाता है, शो द कंपनी वॉज नॉट जस्ट अ बिजनेस एंटिटी, मतलब वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए नहीं आई थी, वो उनकी जो बैकिंग थी वो स्टेट की बैकिंग थी और पॉलिटिकल पावर थे उनके पास, तभी तो वो ट्रीटीज़ वगैरह साइन कर रहे थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो एक तरीके से उनके पास, कंपनी के पास पॉलिटिकल बैकिंग भी थी। ठीक है, क्योंकि उनके स्टेट के जो पॉलिटिशियन थे वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब इसको समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेचर क्या था। बेसिकली ये जॉइंट स्टॉक कंपनी थी विद शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स जो एक, मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, कंपनी के कुछ शेयर्स होते हैं, ठीक है, तो वो कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट होती है वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, और कंपनी को जो चलाता है उसको क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड मेंबर। ठीक है, तो जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, उसके शेयर होल्डर कौन थे, वेल्दी मर्चेंट। ठीक है, बहुत ही पैसे वाले इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस, यानी कि इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस और वेल्दी मर्चेंट इनको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, इनके पास बैकिंग अच्छी खासी थी। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स की, स्ट्रॉन्ग बैकिंग ऑफ द ब्रिटिश स्टेट, ब्रिटिश स्टेट के उसकी स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी। क्यों? क्योंकि स्टेट की ये पॉलिसी थी, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म मतलब कि स्टेट किसी और राज्य में जाके अपनी शासन करेगा। ठीक है, इसको इम्पीरियलिज्म कहते हैं। वो स्टेट की स्पॉन्सर्ड ये पॉलिसी ही थी ब्रिटेन की। ठीक है, और इसका क्या मकसद था कि ये प्रॉफिट ड्रिवन बट पॉलिटिकली सपोर्टेड। ठीक है, इसका मकसद तो ये था प्रॉफिट ड्रिवन बट ये पॉलिटिकली सपोर्ट था, क्योंकि इसको वेल्दी मर्चेंट और इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन का सपोर्ट था। ठीक है, ये कैसे फंक्शन कर रही थी, ऐसे क्वाज़ी सोवरेन पावर। ठीक है, नाउ ये हम लोग ने समझा कि इम्पीरियलिज्म वॉज अ नेशनल पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन, नॉट जस्ट अ प्राइवेट एक्सपेंशन। ये इनकी नेशनल पॉलिसी में ही था। ठीक है, ब्रिटेन की ये नेशनल पॉलिसी ही थी। ठीक है, नाउ इंडिया को ही क्यों टारगेट किया? क्यों? क्योंकि इंडिया क्या था, वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड था। ठीक है, उस टाइम बोला जाता था ना कि सोने की चिड़िया, इसीलिए बोला जाता था क्योंकि 25% ग्लोबल जीडीपी, ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करता था इंडिया। ठीक है, इंडिया को टेक्सटाइल की वजह से, यहाँ की कॉटन बहुत अच्छी थी, यहाँ की स्पाइसेस बहुत अच्छी थी, यहाँ की एग्रीकल्चर बहुत अच्छी थी। ठीक है, इन तीन की वजह से बहुत सारे जो भी ट्रेडर्स थे, बहुत सारे जो अफ़गानीज़ थे, जो भी ट्रेडर्स मर्चेंट्स थे, यूरोपियंस, वो सब लोग अट्रैक्ट
अट्रैक्ट होते थे इंडिया की तरफ, ठीक है। यहाँ की जो काली मिर्च होती है, ठीक है, जो स्पाइसेस होते हैं बहुत ही फेमस होते थे उस टाइम के लिए, ठीक है। नाउ अब ये बात आती है कि चलो ठीक है, उनको ट्रेडिंग राइट्स मिल गए। अब मुग़लों ने इनको क्यों सपोर्ट किया? मुग़लों ने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि इंडिया क्या था, एक कमर्शियल हब था, वो मेल्टिंग पॉइंट था, ठीक है। ट्रेड उन्होंने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि यूरोपियंस एज अ ट्रेडर्स आए थे, वो रूलर्स नहीं थे, ठीक है। वो भाई उनको तो भाई ट्रेड को अट्रैक्ट करना, क्योंकि उनसे उनको कुछ कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह वो पे करते थे, ठीक है। तो ट्रेडर्स के तरीके से आते, तो इस वजह से उनको भी जैसे बाकी सब ट्रेडर्स थे वैसे उनको भी ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर दिया गया था। नाउ ये बात थी, ठीक है। नाउ अब कॉर्पोरेट स्टेटस नेक्सस, क्विड प्रो क्यू, ये क्या है कि कंपनी मेंटेन करेगी इन्फ्लुएंस ओवर ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। यानी कि ये म्यूचुअल बेनिफिट के उसमें था, ठीक है। अगर कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी को सपोर्ट करती है तो कंपनी भी क्या देगी, कुछ ना कुछ इनको मनी देती थी, ठीक है, मनी इनको प्रोवाइड करती थी। इसको हम लोग कॉर्पोरेट लॉबिंग केस भी कहते हैं, जो कि द एनार्की विलियम डार्लिम्पी की एक बुक है, उसमें ये चीज़ मेंशन भी किया गया है। कंपनी वॉज फंडेड बाय पॉलिटिशियंस, ठीक है। पॉलिटिशियंस सपोर्टेड कंपनी इंटरेस्ट, पॉलिटिशियन क्या करते थे, कंपनी के इंटरेस्ट को सपोर्ट करते थे, और कंपनी क्या करती थी, पॉलिटिशियंस को मनी देती थी, उनके प्रॉफिट में से शेयर देती थी, ठीक है। तो एक तरीके से म्यूचुअल सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। नाउ ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने बैकग्राउंड समझ ली कि क्या था, ठीक है। तो अब इंडिया में आएंगे कैसे, उनको राइट्स मिल गए, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना, इनको 1600 में चार्टर्स मिले थे, बट इन्होंने 9 साल लगा दिए, 9 ईयर्स, ठीक है। 1609 में सबसे पहले आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं जहांगीर के कोर्ट में। उस टाइम वहाँ पे मुग़ल राजा कौन थे, जहांगीर थे, ठीक है। इनका क्या एम था, ये एम ये करके आए थे कि हमको फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है सूरत में, ठीक है। फैक्ट्री आजकल के फैक्ट्री को हम लोग समझते हैं वो नहीं होगी। फैक्ट्री एक ऐसी एक जगह होती है जहाँ पे जो भी सामान ये यूरोपियंस इंडिया से लेंगे, ख़रीदेंगे, उसको वो एक अपने स्टोर हाउस एक तरीके से कह सकते हो, वो उस फैक्ट्री में रखेंगे, और उस फैक्ट्री से फिर जब वो अपने कंट्री पहुंचाएंगे तो उसी फैक्ट्री में से सामान निकाल के वो अपने पोर्ट पे पहुंचा देंगे, जो भी रहेगा, ठीक है। बट इनका जो यहाँ तक कि एक और चीज़ ये है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भाषा सीखी थी, ठीक है। जहांगीर के उर्दू भाषा वगैरह जो भी था वो सब सीखी थी, ताकि उनको कोई मीडिएटर की ज़रूरत ना पड़े। इस वजह से जहांगीर तो उनसे इम्प्रेस तो हो गए थे, बट उनकी ये जो अटेम्प्ट थी ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। बट वो इम्प्रेस होके इनको 400 मनसबदार दे दिए थे, ठीक है। 400 इनको रैंक दे दी थी, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। मनसबदार बेसिकली एक रैंक होता था, एक आपको रैंक दिया जाता था, जिससे कि जैसे 400 मनसबदारी रैंक दे दी गई, ठीक है। तो यानी कि 400 आपको अपनी 400 मेंबर की मिलिट्री आर्मी टुकड़ी मेंटेन करनी है, और आपको जागीर मतलब एक लैंड भी दिया जाएगा जहाँ से कि आप अपने टैक्स कलेक्ट करके वो अपनी एज अ सैलरी भी रख सकते हो, और अपनी आर्मी मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है, वो होता है, ठीक है। इनको 400 मनसबदारी, उस टाइम ये बहुत चलता था, इसका आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। मनसबदारी जागीरदारी क्राइसिस भी होता है आगे चल के, ठीक है। वो अकबर के टाइम पे स्टार्ट होता है ये चीज़। नाउ अब हम लोग इधर आ जाते हैं। ये हो गई इनका ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट था कैप्टन विलियम हॉकिंस का फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने में सूरत में, तो वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। नाउ अब मुग़ल के थोड़ा सा हम लोग मुग़ल के तरफ जाते हैं। मुग़ल के टाइम में क्या थे, मुग़ल के राजा औरंगज़ेब क्या कर रहे थे, 49 ईयर्स से वो रूल कर रहे थे। उनका मेजर इश्यूज़ था क्या था, कंटिन्यूस डेक्कन से इनको वॉर लड़ना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मराठास रूलर थे, ठीक है, मराठा अल्सर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हिस्ट्री में हमने बताया हुआ है डिटेल में, ठीक है। उनके साथ मराठा के साथ बहुत दिक्कत चल रही थी, उनकी सिख आर्मी के साथ दिक्कत चल रही थी, उनकी जाट रिवोल्ट चल रही थी, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, ठीक है। और पैसा उनके पास था नहीं, ठीक है। मनी की क्रंच हो रही थी, ठीक है, क्योंकि उनके डिफरेंट वॉर उनको लड़ना पड़ रहा था, ठीक है। इस वजह से उनका क्या था, डिक्लाइनेशन औरंगज़ेब के टाइम से ही स्टार्ट हो चुका था। फाइनेंशियल एग्जॉशन, वीक सेंट्रल कंट्रोल। नाउ टर्निंग पॉइंट तब आया जब नादिर शाह जो थे वो आते हैं, इन्वेड करते हैं, ठीक है।
और वो बैटल ऑफ करनाल में, ठीक है, हरा देते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ करनाल होता है मुग़लों के साथ और वो नादिर शाह जो आते हैं वो इसको हरा देते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला को। ठीक है, डिफ़ीट हो जाती है और दिल्ली को ब्रूटली लूटेड, कत्ले आम होता है यहाँ पे, मैसिव वेल्थ को लूटा जाता है। ठीक है, ठीक रंगीला के टाइम पे, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह लेके चला जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से दिल्ली को लूट लिया जाता है। ठीक है, उस टाइम बहुत हालत ख़राब थी मुग़लों की। ठीक है, नाउ टर्निंग पॉइंट फिर से आता है कि ये वही सारी चीज़ें हैं ऊपर जो हम लोग ने पढ़ा 7th पॉइंट में ही, हाँ सॉरी 7 पॉइंट में ही। ठीक है, वही सारी चीज़ें। ठीक है, मुग़ल का एम्पायर लॉस्ट हो गया, मिलिट्री स्ट्रेंथ वीक थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी नहीं, पॉलिटिकल अथॉरिटी थी नहीं क्योंकि सेंट्रल ही वीक था। ठीक है, तो एक तरीके से ये विशियस साइकिल बन गया कि आपके पास मनी नहीं है तो आप आर्मी मेंटेन नहीं कर पाओगे, आपके पास आर्मी नहीं है तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होगा, आपके पास कंट्रोल नहीं है तो कोई रेवेन्यू नहीं होगा। ठीक है, तो मुग़ल एम्पायर इस चीज़ से, इस विशियस साइकिल से, बैटल ऑफ करनाल के बाद ये चीज़ से निकल ही नहीं पाई थी। ठीक है, नाउ इस चीज़ से निकल ही नहीं पाई थी और ब्रिटेन का भी वो दबदबा बढ़ रहा है। ठीक है, फिर ब्रिटेन के साथ क्या होता है, ब्रिटेन के साथ बंगाल वाले रीजन में होता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी किसके द्वारा लड़ा जाता है, सिराजुद्दौला के द्वारा। ठीक है, ये क्या होता है, बिगिनिंग हो जाता है ब्रिटिश का पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया में बढ़ जाता है, क्योंकि भाई आप बंगाल के नवाब के साथ अगर आपकी फ़ाइट हो रही है, ठीक है, और अगर ब्रिटेन जीत जाता है तो एक तरीके से उनको क्या एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये मैं इन पे राज कर सकता हूँ। ठीक है, इन पे राज करना इजी है। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, ब्रिटिश डिफीट मुग़ल एम्परर नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल। ठीक है, दिस वॉज अ डिसाइसिव विक्ट्री, एक तरीके से ये एक बहुत ही बड़ी जीत थी बैटल ऑफ बक्सर जब होता है। ठीक है, नाउ अब इनके बीच क्या होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद शाह आलम सेकंड के द्वारा साइन किया जाता है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, दीवानी राइट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी राइट्स भी दे दिया जाता है। ठीक है, दीवानी राइट्स बेसिकली वो होता है, वो राइट्स होते हैं जिसमें कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो उस लैंड से। ठीक है, नाउ अ कंपनी, अब इसको क्या हो गया, कंपनी फाइनेंशियली पावरफुल हो गई और पॉलिटिकली डोमिनेंट हो गई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वही सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी। ठीक है, नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर बैटल ऑफ बक्सर से पहले, बैटल ऑफ बक्सर वो एक टर्निंग पॉइंट क्यों था, और बैटल ऑफ बक्सर में क्या हो गया कि इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गई, यानी कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले बैटल ऑफ बक्सर से पहले इनको क्या कहा जाता था, ब्रिटेन में, ब्रिटेन के जो लोग थे उनको समझते थे कि वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडियंस को और वो लूट कर रहे, एक्सटॉर्शन बनी है, ब्रिटेन में ये चीज़ सोची जाती थी। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये चीज़ लेजिटिमेट हो गई, क्योंकि उनके पास एक सोर्स बन गया कि वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रीजन से वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर इज़ लाइक बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, ब्रिटिशर्स के लिए भी। ठीक है, नाउ अब इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डिक्लाइन ऑफ मुग़ल अथॉरिटी, मुग़ल एम्परर रिड्यूस, मुग़ल एम्परर को एक तरीके से पेंशन के तौर पे इनको भेज दिया गया था और इनकी अथॉरिटी सिर्फ दिल्ली रीजन तक ही सीमित रह गई। ये रूलर से क्या बन गए, डिपेंडेंट बन गए टू ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो उनको पेंशन प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो ओके, दैट इज़ फॉर ऑल। इसका कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी, रॉयल चार्टर इनको मिल गया था, ट्रेड मोनोपोली था इनके पास, पॉलिटिकल पावर थे। 1939 में नादिर शाह इन्वेड करता है, बैटल ऑफ करनाल में मुग़ल कोलैप्स हो जाते हैं। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, जिसमें ब्रिटिश की एंट्री हो जाती है पॉलिटिक्स में। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में एक ऐसा युद्ध था जो कि लड़ा ही नहीं गया था। इसका एक हमने यूट्यूब शॉर्ट्स भी बनाया है जिसमें मीर जाफ़र धोखा देता है। ठीक है, और वो इस पे राजगद्दी पे बैठ जाता है, मुग़लों, वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाता है। तो ये बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसी लड़ाई थी जो कि कभी लड़ा ही नहीं गया था। ठीक है, नाउ 1764 में फिर आता है बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें ब्रिटिश की सुप्रीमेसी हो जाती है, जिसमें उनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड यहाँ तक की स्टोरी आज हम लोग कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग और आगे की चीज़ें समझेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू guys, please do like, share and subscribe for more such videos.